गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज वर्गीकरण हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बताए थे कि 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप जगत, जंतु जगत। तो इस 5 जगत को बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो हम आज चालू कर रहे हैं। पहला है मोनेरा, जिसके बारे में हम जानते हैं। ये है मोनेरा। मोनेरा सभी प्रोकैरियोटिक जीव, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया इसके अंतर्गत आता है। जितना भी प्रोकैरियोटिक जीव है ये मोनेरा के अंतर्गत आता है। प्रोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह के जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो होते हैं जिसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होता है। सभी जीवों में कोशिका होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिका से बना होता है। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। कोशिका के अंदर क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, केंद्रक होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होता है और कोई भी कोशिकांग मौजूद नहीं होता है। अर्थात ये लाइसोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब मौजूद नहीं होते हैं। जिस कोशिका के अंदर उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होगा और कोई भी कोशिकांग अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब मौजूद नहीं होगा। वैसे जीव कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। जैसे जितने भी जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, ये सब आते हैं इस प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत और यही मोनेरा जगत कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनेरा जगत। क्या कहलाता है? ये मोनेरा जगत कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जिसमें क्या नहीं होगा? केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होगा और कोई भी कोशिकांग मौजूद नहीं होगा अर्थात एब्सेंट होगा। तो इसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होगा और कोई भी कोशिकांग अर्थात राइबोसोम, लाइसोसोम मौजूद नहीं होगा। अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होता है वो जलीय होता है अर्थात जल में रहने वाले जीव होते हैं और यूकैरियोटिक होता है। अब यूकैरियोटिक आया तो यूकैरियोटिक जिसमें ये दोनों मौजूद होगा। यूकैरियोटिक में क्या होगा? यूकैरियोटिक जो आएगा, यूकैरियोटिक जीव में क्या होगा? केंद्रक झिल्ली मौजूद होगा, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होगा और कोशिकांग भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। कोशिकांग भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होगा, कोशिकांग भी नहीं होगा और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली मौजूद होगा और कोशिकांग भी मौजूद होगा। ठीक, तो मोनेरा हो गया प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा हो गया यूकैरियोटिक। ठीक है, ये जलीय होगा, यूकैरियोटिक होगा और एक कोशिकीय होगा। कैसा होगा? एक कोशिकीय जीव होगा। जिसे मतलब सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ जीव होगा। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया है। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, शैवाल ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं अमीबा, शैवाल, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। ये सारे एक कोशिकीय जीव हैं और ऐसे बहुत सारे एक कोशिकीय जीव हैं
जो किसके अंतर्गत आएंगे, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे। कैसे होंगे ये, जलीय होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और एक कोशिकीय होंगे। कौन, प्रोटिस्टा। ठीक। प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं, यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक झिल्ली मौजूद है। ये प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग नहीं होगा, यूकैरियोटिक में कोशिकांग होगा। ठीक। युग्लिना को पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। युग्लिना को क्या बोला जाता है, पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी। योजक मीन्स होता है जोड़ने वाला। योजक मीन्स क्या होता है, जोड़ने वाला, जो दो चीजों को जोड़ता है उसको योजक कहते हैं। क्या बोलते हैं, योजक। कनेक्टिंग लिंक, क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्ट करने वाला। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कौन है, युग्लिना। कौन है, युग्लिना। अब इसको कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलते हैं, तो कनेक्टिंग लिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है पादप और जंतु दोनों का गुण पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक। पादप का गुण क्या है कि पादप जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी होता है। पादप अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है, खनिज लवण लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के मेथड से क्या करता है, स्वयं बनाता है। तो इसी तरह से ये युग्लिना भी क्या करता है कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये स्वपोषी होता है। क्या होता है, स्वपोषी होता है। और जब सूर्य प्रकाश नहीं होता है तो ये परपोषी का काम करता है, मतलब दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। जब सूर्य प्रकाश है तो स्वयं भोजन बनाएगा और जब सूर्य प्रकाश नहीं है तो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा। तो इसीलिए इसमें पौधा और जंतु दोनों का गुण पाया जाता है। इसीलिए युग्लिना को पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बहुत बार क्या होता है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कौन है, तो युग्लिना। पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन है, युग्लिना। ठीक है, और क्यों है ये बता दिए, यहाँ लिख दिए हैं। इन सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश में ये क्या करता है, स्वपोषी होता है, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है। और अदरवाइज मतलब जब सूर्य प्रकाश नहीं रहे तो ये क्या होता है, इतरपोषी होता है, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। ठीक है, इसके बाद है अगला कवक। अगला क्या है, कवक फंजाई। हम पहले बताए हैं पहले क्लास में ही कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, और शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ठीक है, तो ये जो होता है ये मृत जीवी होता है। ये क्या होता है, मृत जीवी। मृत मीन्स मरा हुआ, जीवी मीन्स जीव। मतलब कहने का ये नहीं हुआ कि ये मरा हुआ जीव होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है अपने भोजन के लिए मरे हुए जीवों पर, सड़े गले जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे पत्ते सड़े गिर गए हैं, पेड़ के सड़ गए हैं, उस पर हो जाएंगे, या क्या कहते हैं, गोबर, डंग, जैसे जानवरों के वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक, तो उसके सड़े गले चीजों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है कौन, कवक। इसीलिए इसे कहा जाता है मृत जीवी। क्या कहा जाता है, मृत जीवी, सैप्रोफाइट्स। मृत जीवी सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट्स। मृत जीवी कौन है, कवक है। मृत जीवी कौन है, कवक है, फंजाई है, जो अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहता है। ठीक, एग्जाम्पल में है मशरूम, जिसको गांव के लैंग्वेज में गोबर छत्ता भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, गोबर छत्ता, मशरूम, ठीक है। गांव के लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको, गोबर छत्ता। ईस्ट, जिसको खमीर भी कहा जाता है, और पेनिसिलियम। ऐसे ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कवक के अंतर्गत आते हैं, जो सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो मशरूम आप लोग जानते हैं, बहुत लोग सब्जी बना के खाते हैं, ठीक है। गोबर छत्ता घरों में भी उगाते हैं, बहुत जगह गांव में गोबर के ऊपर दिख जाएगा, ठीक। और मार्केट में सब्जियों के रूप में बिकते हैं। तो मशरूम भी, सभी मशरूम को सब्जियों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुछ मशरूम जहरीले होते हैं, कुछ खाने लायक होते हैं। तो वो घरों में जो उगाया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट पर, जैसे कोई उगाता है, खेती करता है मशरूम की, तो वो अपने घर में क्या करते हैं, ये कमरा तैयार करते हैं और उसमें वो क्या पुआल वगैरह दे करके सड़ाते हैं, फिर उसमें मशरूम उगाते हैं। तो सड़े गले पदार्थ पर ही ये निर्भर होता है, इसीलिए वैसा किया जाता है। तो उसका सब्जी हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। और ईस्ट, खमीर जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग पाव रोटी बनाने में किया जाता है, ठीक है। पाव रोटी, पाव बिस्किट या कहो केक बनाने में किया जाता है, और ये शराब वगैरह बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट जो है क्या करता है कि उसके अंदर इनऑक्सीशोषण करता है। कहने का मतलब है मतलब जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये शोषण करता है, जिसकी वजह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण वो, जैसे मान लीजिए आटा में ही खमीर डाल दिया, ये क्या करेगा, आटा को सड़ाएगा और सड़ा करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उससे उत्पन्न करेगा। तो जब छनाता है तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म होके बाहर निकलता है, तो वो क्या हो जाता है, स्पॉन्जी बन जाता है। छेद बहुत सारा छेद हो जाता है, तो वो बन जाता है हल्का स्पंज टाइप का, स्पॉन्जी, ठीक है। तो इसीलिए उसमें खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट का काम है उसको सड़ाना, गलाना, ठीक है। इसीलिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शराब बनाने में ही क्या किया जाता है, महुआ को या चावल को या किसी भी फ्रूट्स को सड़ाया जाता है, तो उसमें पहले खमीर डाल दिया जाता है ताकि वो सड़े। एक दिन छोड़ दिया जाता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस चलता है। तो अगला है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, एक जीव है, कवक है, जिसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहने का मतलब है कि कुछ भी, जैसे आदमी बीमार होता है तो किसी बायो यानी जीव की वजह से होता है, सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, तो उसको विरोधी, उसका विरोधी, एंटी मीन्स क्या होता है, विरोधी। तो जैसे शरीर में फीवर आया, बुखार आया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैरासीटामोल टेबलेट लेते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, ताकि जो जीव हमारे शरीर के अंदर गया है उस जीव को वो मारे। एंटीबायोटिक, तो एंटी मीन्स विरोधी और बायो मीन्स जीव, जो भी जीव गया है शरीर के अंदर जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहा है, उसको मारने का काम एंटीबायोटिक करता है। इसीलिए कोई भी बीमारी हो तो उसके साथ डॉक्टर क्या देता है, एंटीबायोटिक देता है। क्या देता है, एंटीबायोटिक। और मेन काम एंटीबायोटिक ही करता है। पैरासीटामोल का काम है सिर्फ टेम्परेचर को कम करना, और मेन काम कौन करता है, एंटीबायोटिक। इसीलिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। और इस एंटीबायोटिक बनाया जाता है पेनिसिलियम कवक से। किसे बनाया जाता, शुरू किया था पेनिसिलियम कवक से, ठीक है, इसी से। और बनाया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक का खोज किया था या आविष्कार किया था या बनाया था। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे, पेनिसिलियम से, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, इस एंटीबायोटिक में बनाने में पेनिसिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया टोटल क्या, मोनेरा जगत में कौन आता है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया भी क्या होता है, स्वपोषी होता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। और प्रोटिस्टा जलीय होता है, यूकैरियोटिक होता है, एक कोशिकीय है, जैसे अमीबा, शैवाल, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, युगलिना। युगलिना को
क्या कहा जाता है? पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी अर्थात जोड़ने वाली कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कवक, फंजाई, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, जो मृत जीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थ पर जीवित रहते हैं, और इसकी कोशिका भित्ति जो होती है यह काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये एग्जाम्पल है मशरूम ईस्ट पेनिसिलियम, मशरूम ईस्ट पेनिसिलियम, जिसमें मशरूम सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ईस्ट जो है उसको पाव रोटी बनाने में, केक बनाने में, दारू बनाने में, शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और पेनिसिलियम का प्रयोग एंटीबायोटिक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। पेनिसिलियम कवक से बनाया जाने वाला प्रतिजैविक जो है वो है पेनिसिलिन। कौन सा है? पेनिसिलिन। पेनिसिलियम कवक से बनाया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन, जिसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक से, पेनिसिलियम फंजाई से एक एंटीबायोटिक बनाए थे, उसका नाम है पेनिसिलिन। पहला खोजा गया एंटीबायोटिक, पहला बनाया गया एंटीबायोटिक प्रतिजैविक कौन सा है? पेनिसिलिन है, जिसका खोज किया था, जिसको बनाया था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाए गए हैं, अभी बहुत सारे हैं, सभी रोगों में एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। लेकिन पहला एंटीबायोटिक की बात किया जाए तो वो कौन सा है? पेनिसिलिन। कौन सा है? पेनिसिलिन, जो बनाया जाता है किससे? तो पेनिसिलियम कवक से, पेनिसिलियम कवक से। और इसको बनाया किसने है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो चौथा है पादप जगत और अगला है जंतु जगत। अभी तक 3 जगत पढ़ चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब आगे पढ़ेंगे प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी पादप जगत, पादप जगत जानते ही हैं, पादप मतलब पेड़ पौधा। ये कैसा होता है? तो ये जो है सभी रंगीन होता है, बहुकोशिकीय होता है और प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव होता है। रंगीन समझते हैं, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ। ठीक, बहुत सारे कोशिकाओं का बना हुआ होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण मेथड आप लोग पढ़े ही होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, खनिज लवण, जल की उपस्थिति में ये अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के फलस्वरूप ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है बाय प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषी। और एक उत्पादक जीव। उत्पादक किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर। उत्पादक का क्या होता है? इंग्लिश प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कोई भी चीज जो उत्पन्न करता हो, जो बनाता हो स्वयं से, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे। जैसे फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर फिल्म का निर्माण करता है, बनाता है, तो उसे कहते हैं प्रोड्यूसर, फिल्म बनाने वाला। कोई भी फैक्ट्री में जो सामान बनता है, उत्पादक, जो उत्पादित करता है, उत्पादक कहलाता है। जो बनाता है इससे, उसे कहते हैं उत्पादक। तो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? उत्पादक जीव। और एक होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब खर्च करने वाला। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? खर्च करने वाला, जो उस सामान को खरीद के, सामान को लेकर उसका उपभोग करे, उसे यूज करे, उसे हम क्या बोलेंगे? उपभोक्ता, कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर, खर्च करने वाला, कंज्यूम करने वाला। तो हम लोग आते हैं किसमें? उपभोक्ता में, और पेड़ पौधे आते हैं उत्पादक में। ये हम लोग पीछे पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे नीचे के क्लासों में। उत्पादक और उपभोक्ता
पेड़ पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं और इसको खाने वाले प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरह से आप लोग फूड चेन पढ़े होंगे, आहार श्रृंखला, ठीक। और उसी आहार श्रृंखला से बनता है फूड वेब, आहार जाल। तो इस तरह से उत्पादक होता है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करता है या प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है, उन्हें उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक। कौन है? पेड़ पौधे। कौन है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक है। हरे पेड़ पौधे। कौन से पेड़ पौधे? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे ही सिर्फ अपना भोजन बनाते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें प्रकाश को पकड़ने की क्षमता होती है, कैच करने की क्षमता होती है। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक। और उपभोक्ता होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उपभोक्ता कौन होता है? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग हो गए, गाय भैंस अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। गेहूं कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से। हम उसका आटा बना के रोटी बनाते भोजन हम स्वयं है, लेकिन वो बना बनाया है, उसको हम सिर्फ पकाते हैं। बना बनाया भोजन हम लोग नहीं बना पाते। पेड़ पौधा बना के देते हैं तो उसे हम सिर्फ पकाते हैं, ठीक है। बनाते नहीं है भोजन, हम क्या करते हैं? उसको पकाते हैं और खाते हैं, तो कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर। गाय भैंस डायरेक्ट खाती है तो वो लोग प्रथम उपभोक्ता में आते हैं। प्रथम उपभोक्ता, ठीक है। तो जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वो कौन कहलाता है? उपभोक्ता। तो ये पादप जो है, पादप क्या है? प्लांट जगत क्या होता है? स्वपोषी होता है, उत्पादक जीव होता है। स्वपोषी क्या होता है? उत्पादक जीव होते हैं। और एग्जाम्पल है इसमें शैवाल, मॉस, मांस नहीं, मॉस। मॉस है, पौधा ही है। मॉस क्या है? पौधा का प्रकार है। और पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे, जिसमें पुष्प होते हैं और जिसमें पुष्प नहीं होते। जिसमें फूल होते हैं वो हो गए पुष्पीय और जिसमें फूल नहीं होते हैं वो हो गए अपुष्पीय। बीजीय पौधे जिसमें बीज होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पादप जगत के अंतर्गत, प्लांट किंगडम या प्लांटिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे है जंतु जगत। जितने भी पृथ्वी पर जंतु हैं लगभग सभी इसमें आते हैं। जंतु जगत, एनिमेलिया। जंतु जगत एनिमेलिया ये भी क्या होता है? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय ये भी होते हैं। बहु मीन्स बहुत सारा, कोशिकीय मीन्स कोशिका, बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोई छोटे जीव होते हैं जिसमें कम कोशिकीय होते हैं। कम कोशिका होता है जिसमें जो बड़े जीव होते हैं उसमें अधिक कोशिकाएं होती हैं। लेकिन होते क्या है? बहुकोशिकीय। एक से ज्यादा हो गया तो बहुकोशिकीय, सिंगल है तो एक कोशिकीय, और एक से जैसे ज्यादा हो गया वो किस में आ जाएगा? बहुकोशिकीय में। तो ये बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है और उपभोक्ता है। उपभोक्ता बता दिए हैं, बहुकोशिकीय बता दिए, और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हम पहले बता चुके हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, और यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक झिल्ली होता है। सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली जिसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक, और जिसमें नहीं होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब जिसमें मौजूद होगा वो यूकैरियोटिक, और जिसमें नहीं होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक। तो ये होता है जंतु जगत जो है यूकैरियोटिक होता है। मीन्स इसमें सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये सब क्या होगा? मौजूद होगा, और कोशिकांग भी मौजूद होगा, ठीक है। और उपभोक्ता होता है मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा आप लोग देखे हैं,
बुक में देखे होंगे या मोबाइल पे कहीं भी देखे होंगे। हाइड्रा, जेलीफिश, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जंतु जगत के अंतर्गत। ठीक है। हाइड्रा एक जीव है। जेलीफिश भी क्या है? पानी में रहता है। जेली की तरह फिश वो पारदर्शी होता है, देखे होंगे कभी कभी मोबाइल में निकलता है, निकालते हैं लोग, तो उसमें फोटो देखे होंगे आप लोग। और सरीसृप जो होता है, रेप्टाइल्स, इसमें ये लोग आते हैं, छिपकली, सांप, ये सब आते हैं सरीसृप के अंतर्गत। और पक्षी तो जानते ही हैं। और स्तनधारी, जितने भी जीव बच्चों को जन्म देता है उसे स्तनधारी करते हैं। उसे क्या कहते हैं? बच्चों को जन्म देता है और दूध पिलाता है, उसे स्तनधारी कहते हैं। मैमेलिया, क्या कहते हैं? मैमेलिया, मैमल्स। स्तनधारी जीव क्या कहलाते हैं? मैमल्स। सरीसृप जो होता है वो रेप्टाइल्स। और जितने भी जंतु जगत के जीव हैं इन्हें मेटाजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजोआ। मेटाजोआ, जंतु जगत के जीव क्या कहलाते हैं? मेटाजोआ कहलाते हैं। जंतु जगत के जीव क्या कहलाते हैं? मेटाजोआ। मेटाजोआ क्या कहलाते हैं? ये मेटाजोआ। और स्तनधारी हो गए मैमल्स। तो स्तनधारी हो गए मैमल्स, जो बच्चों को जन्म देता है और दूध पिलाता है। और मेटाजोआ पूरे जंतु जगत के जीव को कहते हैं मेटाजोआ। ठीक है। अब आगे है वायरस, विरोइड और लाइकेन। वायरस, विरोइड और लाइकेन, इन्हें इस पांचों जगत में नहीं रखा गया। इस पांचों जगत से अलग इनको रखा गया क्योंकि इनका गुण जो है इन पांचों जगत में से किसी में भी मैच नहीं करता है। इसीलिए इनको क्या किया गया? इस जगत से अलग रखा गया है। पांचों जगत से क्या किया गया है? अलग रख दिया गया है इस वायरस, विरोइड और लाइकेन को। ठीक है। तो 5 जगत अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 जगत पढ़ चुके हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। मोनेरा के अंतर्गत कौन आया? मोनेरा के अंतर्गत आया बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आया कौन कौन? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। यूग्लिना को बोले थे कि यह पादप जगत और जंतु जगत के बीच का योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कौन है? यूग्लिना, जो कि किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। फंजाई, कवक बताए थे। कवक जो है क्या है? कवक में कौन आते हैं? मशरूम, मशरूम आते हैं, एगेरिकस मशरूम, और बहुत सारे हैं जैसे पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम से क्या बना था? पेनिसिलिन बना था। पेनिसिलियम से क्या बना? पेनिसिलिन। और ईस्ट, ईस्ट से, ईस्ट को खमीर कहते हैं, जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसमें? तो बियर बनाने में और पाव रोटी बनाने में, पाव बिस्कुट बनाने में, केक बनाने में इसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या है? एक कवक है। क्या है? एक कवक है। ठीक है। इसके बाद आगे पढ़े थे प्लांट, पादप जगत, जिसमें हरे उत्पादक पेड़ पौधे आते हैं, जो कि क्या होते हैं? स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो उत्पादक जीव होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये होते हैं कौन? जंतु जगत, जिसमें कौन कौन आते हैं? शैवाल आते हैं, मौस आते हैं, पुष्पीय और अपुष्पीय
पौधे आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब होता है अगला जंतु जगत, जो कि बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक होता है और उपभोक्ता होता है। यूकैरियोटिक, उपभोक्ता और बहुकोशिकीय। इसके अंतर्गत हाइड्रा, जेलीफिश, सरीसृप, पक्षी और मैमेलिया, मैमल्स, जितने भी स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, वो सब आ जाते हैं इस जंतु जगत के अंतर्गत। इन्हें क्या कहते हैं? मेटाजोआ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मेटाजोआ कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वायरस, विरोइड और लाइकेन की तरफ। तो आगे हम देखते हैं बच्चों वायरस, विरोइड और लाइकेन। वायरस, विरोइड और लाइकेन जो है, ये जो जीव है, इनको पांच जगत वर्गीकरण में नहीं रखा गया है। इनका गुण उन 5 जगत में से किसी में भी मैच नहीं किया, इसीलिए इनको उन 5 वर्गों में नहीं रखा गया। तो ये जो विषाणु है, विषाणु कैसा है? विष या विषैला तरल। विषाणु के पास विष होता है, इसका अर्थ होता है विषैला तरल, जो कि ये पैरासाइट होता है, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। और इसका खोज किया था पास्चर डी इवानोवस्की ने। किसने खोज किया था? पास्चर डी इवानोवस्की ने। कहाँ से खोज किया? तो तंबाकू के पौधे में। टोबैको का जो प्लांट होता है, तंबाकू, यानी देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो खैनी का जो पौधा होता है, उस पौधे से इवानोवस्की जी ने इस विषाणु का खोज किया था पहली बार। ये इसमें एक रोग होता है, कर्ली लीफ, मतलब पत्ता मुड़ जाता है और खराब हो जाता है, और यह बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे में चला जाता है। तो इसको मोज़ेक रोग कहते हैं, और इसमें जो विषाणु पाया जाता है उसको तंबाकू मोज़ेक विषाणु कहते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। और ये पाया जाता है किसमें? तंबाकू के पौधे में, अर्थात खैनी के पौधे में। किसमें? खैनी के पौधे में। गांव में लोग खैनी उपजाते हैं और खाते भी हैं, तो इस खैनी के पौधे में ये पाया जाता है। ठीक है, इसका खोज किसने किया? तो पास्चर डी इवानोवस्की। एक पास्चर, लुई पास्चर, वो अलग वैज्ञानिक है, और ये पास्चर डी इवानोवस्की हैं, जिन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस का खोज तंबाकू के पौधे में किया था। यह जो होता है विषाणु जीवाणु से छोटा होता है, और यह कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है। मतलब जब किसी सजीव के शरीर से बाहर रहेगा तो ये क्या होगा? मरा हुआ टाइप से रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। और जैसे ही यह शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा और अपनी संख्या में क्या करेगा? वृद्धि करने लगेगा, अपनी संख्या को बढ़ाने लगेगा, जिससे आदमी या कोई भी जीव क्या होता है? बीमार हो जाता है और रोग से ग्रसित हो जाता है। विषाणु से बहुत सारे बीमारी होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो विषाणु से होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, जब डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि बीमारी विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। आगे है, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं वह है आरएनए और या डीएनए। किसी विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है, और किसी पदार्थ में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है। आरएनए और डीएनए हम लोग जानते हैं क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, जो कि केंद्रक में मौजूद होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिक पदार्थ उसे बोला जाता है जो आनुवांशिक मतलब सूचना को एक वंश से दूसरे वंश में ले जाता है। इम्पोर्टेंट सूचना जो होता है उसको एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है आनुवांशिक पदार्थ। जैसे माँ बाप से गुण बच्चे में जाते हैं, किसकी वजह से? तो इसी
आरएनए और डीएनए की वजह से, ठीक है। उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। हम लोगों में डीएनए होता है और वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों होता है, ठीक। हम लोगों में आनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए होता है। डीएनए एक वंश से दूसरे वंश में गुणों को ट्रांसफर करता है, ठीक। तो सभी पादप में यदि बात किया जाए, पादप में किस प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, तो वो होता है एक कड़ी आरएनए। एक कड़ी आरएनए वाला वायरस जो है पादपों में पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक कड़ी आरएनए मतलब एक धागा वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और सभी जंतुओं में बात किया जाए तो दोहरी कड़ी आरएनए अथवा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अथवा डीएनए होता है। एक दिन हम बताए भी थे कि डबल स्ट्रैंडेड जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इस तरह से दो धागे वाला जो होता है वो आरएनए डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो पौधों में बात किया जाए तो आरएनए जो होता है एक कड़ी वाला होता है, और जंतुओं में बात किया जाए तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अथवा डीएनए वाले विषाणु पाए जाते हैं, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, लाइकेन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो है ये विरोइड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन लाइकेन्स के बारे में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आगे लाइकेन के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये प्रदूषण का सूचक होता है। कहने का मतलब है कि ये जो है जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ पे नहीं उगेगा। ये प्रदूषित एरिया पे नहीं होता है, प्रदूषण जहाँ होगा वहाँ ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। और ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रदूषण का सूचक इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन कौन है, तो लाइकेन्स। इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन कौन है, लाइकेन्स है, ठीक है। ये प्रदूषित स्थान पे नहीं उगते हैं। ये शैवाल और कवक के सहजीविता से बनते हैं। शैवाल और कवक मिल करके लाइकेन का निर्माण करता है। शैवाल और कवक दोनों मिल करके क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है। शैवाल जो है वो पौधा है, पढ़े हम लोग कि प्लांट ग्रुप में शैवाल आते हैं। शैवाल और कवक क्या करता है कि ये पौधा है और ये जड़ का काम करता है। ये जमीन से क्या करता है, जल और खनिज लवण को अवशोषित करके ये शैवाल को देता है। जल और खनिज लवण शैवाल को देता है, और शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, और भोजन खुद भी उपयोग में लाता है और कवक को भी देता है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों की सहजीविता से लाइकेन बनता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये प्रदूषण का सूचक होता है। और बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है कि किसके सहजीविता से लाइकेन बनता है, तो याद रखिएगा कि कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के सहजीविता से ये क्या बनता है, लाइकेन बनता है, ठीक है। तो आज भर इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को याद करते रहिए। ये सब एग्जाम के लिए जरूरी है। सभी एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी बहुत ही जरूरी है, इसलिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।